न्यूली ग्रेजुएटेड लॉ स्टूडेंट्स बेयर एक्ट को कैसे पढ़ें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर एवरी लॉ स्टूडेंट। देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लॉ तो कंप्लीट कर लेते हैं पर उन्हें बेयर एक्ट को पढ़ना नहीं आता है। तो देखिए, जो आपके सीनियर्स हैं या जो आपके मेंटर्स हैं या आपके टीचर्स हैं, तो जो इन चीज़ों के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, उनका मेन मोटिव यही रहेगा कि वो आपको इन चीज़ों के बारे में भी इंफॉर्मेशन दें या सिखाएं कि बेयर एक्ट को पढ़ना कितना इम्पॉर्टेंट है। और आगे की अगर आप अपने लाइफ में अपने करियर को परस्यू करते हैं एज एन एडवोकेट, तो आपको बेयर एक्ट को पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। तो अगर आप अभी से बेयर एक्ट को पढ़ने की आदत डेवलप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बेयर एक्ट को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप बेयर एक्ट को पढ़ते समय आपको ध्यान में रखनी है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसका आप ध्यान रख के बहुत अच्छे से थॉरली उस चीज़ को समझ सकते हैं। मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। देखिए, न्यूली ग्रेजुएट्स जो लॉ स्टूडेंट्स के लिए बेयर एक्ट पढ़ना एक महत्वपूर्ण कौशल है। यहाँ कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं जिनसे उन्हें इसे अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ने में मदद मिल सकती है। सबसे पहले ध्यान से शब्दों को समझें। बेयर एक्ट में शब्दों का उपयोग बहुत सटीक होता है, इसीलिए हर शब्द का महत्व समझना ज़रूरी है। देखिए, जब हम लॉ करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी किताबें होती हैं, तो वो क्या करते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन को इंटरप्रेट करते रहते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है, इस तरह से भी समझो इस बात को, इस तरह से भी समझो इस बात को। फिर वहाँ पे वो एग्जाम्पल्स दे देते हैं। तो मैगजीन्स के थ्रू, केस लॉज के थ्रू एक ही चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं। पर बेयर एक्ट क्या होता है, वो प्रिसाइज है, वो बहुत लिमिटेड है, उसके अंदर बहुत प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है। इसीलिए बेयर एक्ट में बहुत ज़्यादा सटीक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन शब्दों को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, शेल अनिवार्य रूप से कुछ करने को दर्शाता है, जबकि मे विकल्प को दर्शाता है। तो इसके लिए आपको ये चीज़ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि कोई भी ऐसा लॉ जो शेल के लिए यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पे शेल यूज़ किया जा रहा है या मे यूज़ किया जा रहा है, तो इस चीज़ के लिए ये कुछ एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल था आपके लिए। तो शब्दों का चयन जिस हिसाब से किया गया है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। परिभाषाएं पढ़ें। बेयर एक्ट के शुरू में दिए गए परिभाषा अनुभाग को पहले समझें, यह कानून के शब्दों को सटीक अर्थ स्पष्ट करता है। डेफिनेशन पार्ट आपने देखा होगा, सबसे पहले ही मोस्टली फर्स्ट या सेकंड सेक्शन जो होते हैं वो ज़्यादातर डेफिनेशन के लिए ही रहते हैं। तो डेफिनेशंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कानूनी शब्दावली, लीगल टर्मिनोलॉजी का ज्ञान होगा और कानूनी अवधारणाओं को समझने में आसानी हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर बेयर एक्ट के लिए किस तरह के लीगल टर्म्स को, वर्ड्स को यूज़ किया जा रहा है, टर्म्स क्या रहती हैं वहाँ पे, एडजर्न किया जा रहा है। जर्नली हम अगर अपनी आम भाषा में बात कर रहे हैं तो एडजर्न हम जर्नली अपनी आम भाषा में यूज़ नहीं करते हैं, बट ये एडजर्न वर्ड अपने आप में एक लीगल टर्म है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो अगर आप डेफिनेशन पार्ट को पढ़ते हैं किसी भी बेयर एक्ट के, तो आपको लीगल टर्म्स के बारे में पता चलता है कि किस पर्टिकुलर लीगल टर्म को कहाँ पर किस बेयर एक्ट के हिसाब से यूज़ करना चाहिए और उसके क्या महत्व रहता है। सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ें। पूरे एक्ट को एक साथ पढ़ने की बजाय उसे सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ें, ठीक है। हर सेक्शन के बाद उसके प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दें और यदि कोई कंफ्यूजन हो तो किताबों या ऑनलाइन रिसोर्सेज की भी मदद ले सकते हैं। देखिए, जैसे हम वीडियोस बनाते हैं वैसे गूगल के ऊपर देखते हैं, यूट्यूब पे आप देखते हैं, एम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एम्पल ऑफ, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को आप सर्च करना चाहें वो इमीडिएटली आपके पास उसका सोल्यूशन मिलता है। बुक्स अवेलेबल हैं, आपके टीचर्स अवेलेबल हैं, आपके सीनियर्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं। और कोशिश करें कि एक्ट को पढ़ने के लिए सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ते जाइए। सेक्शन 2 पढ़ लीजिए, फिर सेक्शन 3 पढ़ लीजिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप सोचेंगे सेक्शन 2 पढ़ लिया, आप सेक्शन 50 देखते हैं, नहीं, 2 के बाद 3 उसके, क्योंकि कई बार बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो इंटरकनेक्टेड
इंटरकनेक्टेड होते हैं, सेक्शन 2 सेक्शन 3 के साथ इंटरकनेक्टेड हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसी से संबंधित केस लॉज का अध्ययन करें, किसी खास सेक्शन को समझने के बाद उससे जुड़े केस लॉज पढ़ें। देखिए, अगर आप केस लॉज को नहीं पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप मिस करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप केस लॉज को पढ़ने से ही समझ जाते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर या इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर क्या चीज़ को समझाने की कोशिश की गई है, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन हमारी ऑब्जर्वेशन से कितना हाई है, वो किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करने से पहले कितने हाई लेवल की ऑब्जर्वेशन को रखते हैं। उस चीज़ को उनके ऑब्जर्वेशन को समझने के लिए हमें केस लॉज को स्टडी करना ही पड़ता है कि वो कितना हाई लेवल की थिंकिंग रखते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। केस लॉ से आपको यह समझने में मदद मिलेगी न्यायालय इस विशेष प्रावधान को कैसे लागू किया है। यह बेयर एक्ट की व्यवहारिक समझ विकसित करने में सहायक होगा। आपको बहुत इसमें हेल्प मिलने वाली है। अनुभवी वकीलों से मार्गदर्शन लें। जब भी आपको किसी सेक्शन को लेकर संदेह हो तो अनुभवी वकील या प्रोफेसरों से सलाह लें। इससे आपको एक्ट की गहरी और व्यवहारिक समझ प्राप्त होगी। देखिए, ऑब्वियसली बात तो है ही है। अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हो चुके हैं, आपने किसी सीनियर को ज्वाइन कर लिया है, तो आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, सर ये सेक्शन 13 सेक्शन 125 CRPC क्या चीज़ें हैं, इसके पीछे का मोटिव क्या है, इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, इसके लिए क्या व्यू और हम रख सकते हैं। आप अपने कुलीग्स के साथ इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। बेयर एक्ट में कई बार ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है जो आम बोलचाल में कम होते हैं। कानूनी शब्दकोश लीगल डिक्शनरी का उपयोग करके इन शब्दों का सही अर्थ समझें। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल दिया, एडजर्न वर्ड अगर हम यूज़ करते हैं तो आम भाषा में एडजर्न वर्ड हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने देखा है, उनको पेटिशनर वर्ड नहीं पता होता, रिस्पोंडेंट वर्ड नहीं पता होता, क्योंकि वो आम भाषा में हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो ये एक छोटी सी बात है, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा अपने आप को डीमोरलाइज नहीं कर सकते कि हमें ये चीज़ों के बारे में पता नहीं है। उसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि लीगल डिक्शनरीज अवेलेबल हैं। अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ में फंसते हैं, कोई भी लीगल टर्म में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो आप इमीडिएटली वो लीगल डिक्शनरी को ओपन करते हैं, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा पेटिशनर कौन होता है, रिस्पोंडेंट कौन होता है, एप्लीकेंट कौन होता है, अपील क्या चीज़ होती है। तो एकदम से एडजर्न क्या चीज़ होती है, एकदम से आप उस चीज़ को समझ सकेंगे। अपने आप को डीमोरलाइज करने से बेटर है कि डिक्शनरी परचेज करें। नियमित रूप से पुनरावृत्ति करें। एक बार पढ़ने के बाद इसे समय समय पर फिर से दोहराएं ताकि आपके दिमाग में कानूनी धाराएं ताज़ा रहे। ये नहीं होना चाहिए एक बार आपने बेयर एक्ट पढ़ लिया उसके बाद फिर वो धूल उसके ऊपर चढ़ रही है। नहीं, बेयर एक्ट के साथ इन टच रहें। जिस भी चीज़ में आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, अगर आप क्रिमिनल लॉयर हैं, सिविल लॉयर हैं, या साइबर क्राइम के हैं, या टैक्सेशन से रिलेटेड है, या आपका कोई भी पर्टिकुलर फील्ड है, मोटर व्हीकल में आप, तो आपको अपने बेयर एक्ट को जिसमें स्पेशलाइजेशन है उन बेयर एक्ट को धीरे धीरे रोज़ ही थोड़ा बहुत एक बार देख लेना चाहिए। रोज़ नहीं, मैं आपको कह सकती हूँ जब आपको ज़रूरत हो तो अपने बेयर एक्ट को अपने पास ही रखें। जब ज़रूरत समय लगे आपको तो एक बार उसको गो थ्रू ज़रूर हो जाइए। जितना पढ़ सके उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। प्रैक्टिस के साथ जोड़ें। बेयर एक्ट की पढ़ाई को प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ या मूड कोर्ट्स में शामिल करें। इससे आपकी कानूनी धारणाओं को वास्तविक मामलों में लागू करने की क्षमता बढ़ेगी। भाई, आप बेयर एक्ट को जो भी आप करते हैं तो केस लॉज को आप मूड कोर्ट के माध्यम से बहुत अच्छा समझ सकते हैं। जब आप मूड कोर्ट में होते हैं, एक केस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको पता लगता है कि जज साहब से कैसे बात करनी है, अपने क्लाइंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपने कैसे बोलना है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ पे इम्प्रूव होते हैं। आपको पता लगता है कि बोलने का क्या तरीका है। सिर्फ एक या दो केस आप मूड कोर्ट में भी कर लेते हो ना, बहुत सारी झिझक आपकी तो वहीं पे ओपन हो जाती है, खुल जाती है, आपको डर खत्म हो जाता है। स्टेज फियर बहुत सारे बच्चों को होता है, उनको लगता है भाई हम बोल ही नहीं पाएंगे जज साहब के सामने, हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। वो स्टेज फियर को कम करने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट वे आउट यही है कि आप मूड कोर्ट्स को अटेंड करें। इस प्रकार के व्यवस्थित अध्ययन से आपको बेयर एक्ट को आसानी से समझने में मदद मिलेगी और यह आपकी कानूनी शिक्षा को एक मजबूत आधार प्रदान करेगी। देखिए, अगर आपने एज एन एडवोकेट अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, अपना करियर उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा हुआ है, तो आपको पब्लिक स्पीकिंग का जो डर है वो अपने दिमाग से निकालना ही होगा। आपको बेयर एक्ट्स पढ़ने ही होंगे।
आपको मूड कोर्ट्स में आपको कुछ ना कुछ केस को रिप्रेजेंट करना ही चाहिए और केस लॉस को अच्छे से स्टडी करना ही चाहिए। वैसे मैंने आपके लिए एक ऐसी वीडियो भी बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि जो बच्चे एज एन एडवोकेट अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं करना चाहते हैं तो उनके पास और कौन से ऐसे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें वो अपने आप को एक्सेल करवा सकते हैं। उनके पास काम की कमी नहीं रहेगी, वो भी करियर ऑप्शंस अवेलेबल है इवन आफ्टर कंप्लीटिंग योर लॉ। तो AIBE 19 का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए आप सभी अच्छे से तैयारी करिए। नवंबर में आई मोस्ट प्रोबेबली इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लीजिए एज सुन एज पॉसिबल। सिलेबस जो है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, आपको अच्छे से पता ही है। एज सुन एज इसको अपडेट होगा हम आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे। काइंडली आप लोग भी BCI की साइट के साथ अपने आप को अपडेट रखें कि कौन सा सिलेबस आने वाला है, कौन सा नहीं आने वाला है। और इससे संबंधित बेयर एक्ट से संबंधित अगर आप किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मिशन AIBE जो हमने स्टार्ट किया है अपने चैनल पर, उसके साथ जुड़िए, क्योंकि मिशन AIBE से जुड़ने से आपके बहुत सारे इश्यूज प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगे। मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।